तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग अशोक का नाम यानी इस डायग्राम तक हम लोग पीछे के सेशन में देख चुके थे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे के पॉइंट को हम लोग लाइन बाय लाइन रिवीजन करते हैं। तो हम लोग को कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है यानी कलहण से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट लिखा गया है, कलहण की पुस्तक राज तरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। तो कलहण किसका सबसे पहले अनुयायी था, ये सॉरी, कलहण की पुस्तक राज तरंगिणी के अनुसार अशोक सबसे पहले किस भगवान का अनुयायी था, तो आप लोग कहिएगा शिव भगवान के अनुयायी थे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है, अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहाँ शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो अशोक के द्वारा श्रीनगर में शहर का स्थापना करवाया गया, यानी श्रीनगर शहर का स्थापना करवाया गया और वहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा। अगला पॉइंट है, राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कलहण जयसिंह के दरबार में था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से आप लोग को एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि राजतरंगिणी जो बुक है ये कलहण के द्वारा लिखा गया बुक है। तो राजतरंगिणी आप लोग को जैसे ही दिखाई देगा आप लोग को मन में एक ख्याल आना चाहिए, कलहण। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजतरंगिणी बुक का लेखक कौन है, तो आप लोग डायरेक्ट बतलाइएगा कलहण के द्वारा ये बुक लिखा गया है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर देखिएगा, अशोक ने नेपाल में भी ललित पाटन शहर बसाया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ललित पाटन शहर कहाँ पर बसाया गया था अशोक के द्वारा, तो आप लोग कहिएगा नेपाल में बसाया गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग का शासक नंद राज था। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो नंद राज्य के खिलाफ अशोक के द्वारा क्या किया गया था, युद्ध किया गया था। कब, तो 261 ईसा पूर्व में। कब, तो जब अशोक का राज्याभिषेक हो रहा था 8वें वर्ष में। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था ये युद्ध। कौन सा, तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। साथियों, मैं आप लोग को बतला दूं, आज के सेशन में हम लोग पूरा जो ये प्राचीन इतिहास का जितना भी पॉइंट है सभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे काहे ना हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा ही क्लास क्यों ना लगाना पड़े। तो बाकी सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आज के ही सेशन में समाप्त करेंगे। क्योंकि इस बुक को रिविज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो उस एग्ज़ाम को टारगेट में रखते हुए हम लोग इस बुक को जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि रिवीजन कर डालें। यानी बहुत जो है कम दिन में हम लोग इस बुक को रिवीजन करने वाले हैं। तो यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। कहा गया है, इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा यानी 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसीलिए उसने युद्ध घोष के स्थान पर धम घोष को अपना लिया। तो ये पॉइंट आप लोगों से बार बार एग्जामिनर पूछता है कि किस युद्ध के द्वारा जो है जो अशोक था इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो आप लोग बताइएगा, कलिंग का युद्ध के समय जो है ये हृदय परिवर्तन हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे इस युद्ध में। उसको देखकर इसका हृदय क्या हो गया, परिवर्तन हो गया कि हमने ये क्या कर दिया, इतना आदमी का मृत्यु हो गया हमारे ये युद्ध के वजह से। तो उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस पॉइंट में 3-4 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है, तो सांची स्तूप है। और सांची स्तूप कहाँ पर है, तो आप लोग बताइएगा मध्य प्रदेश में है। और ये किस जो है धर्म से संबंधित है, तो आप लोग कहिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं इस लाइन से। अगला क्वेश्चन आता है, अगला पॉइंट आता है, मौर्य काल का प्रचलित सिक्का पर्ण था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। मौर्य काल का प्रचलित सिक्का कौन सा था, तो पर्ण था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धम शब्द राहुलोवाद सूत पुस्तक से लिया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। धम एक आचार संहिता है। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद अगला पॉइंट आता है कंटक शोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो कंटक शोधक जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो आप लोग बतलाइएगा। ये न्यायालय से संबंधित है, यानी न्यायालय के लिए इसको प्रयुक्त किया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट आता है भाग बलि प्रणय विष्टि एक कर थे, एक कर थे। उसके बाद बतलाया गया विष्टि एक बेगारी कर रहा था, बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना, इसी को क्या बोला जाता था, तो विष्टि बोला जाता था। अगला पॉइंट है अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। कलिंग का प्राचीन नाम क्या था, तो उत्कल था। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। कलिंग का प्राचीन नाम आप लोगों से जरूर पूछता है एग्जामिनर, तो आप लोग बताइएगा उत्कल इसका प्राचीन नाम था किसका, तो कलिंग का। इसकी राजधानी कहाँ थी, यानी कलिंग का राजधानी कहाँ था, यानी उत्कल का राजधानी कहाँ था, तो आप लोग बताइएगा तोसली था। तो तोसली आप लोग याद रखिएगा, उत्कल तोसली या कलिंग तोसली आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण क्यों किया गया था, तो आप लोग बताइएगा हाथियों को प्राप्त करने के लिए, यानी हाथियों को अपनाने के लिए इस युद्ध को लड़ा गया था। किसके द्वारा, तो आप लोग बताइएगा अशोक के द्वारा। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है सिहनली अनुसृतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अशोक मोंगलीपुत तीस से प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दिव्य वदान यानी बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप लोग बताइएगा उपगुप्त को दिया गया। चीनी यात्री ह्वेन सोंग इसका समर्थन करता है। अशोक ने अपने शासन के दौरान सर्वप्रथम बौद्ध गया का धम्म यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है भाबरू शिलालेख, यानी जो ये वैराठ राजस्थान में स्थित है। अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है भाबरू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगध राज या मगध का राजा बताता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि आप लोग बताइए कि अशोक जो है स्वयं को मगध का राजा किस जो है शिलालेख में ये बात को दर्शाता है, यानी किस शिलालेख में ये बात को लिखा गया है कि अशोक स्वयं के द्वारा कहा था कि हम मगध का राजा हैं। तो आप लोग बताइएगा भाबरू अभिलेख के द्वारा। अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर देखिएगा भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए। अशोक को इसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली है। इसकी खोज 1750 ईसा पूर्व में टिफेंथेलर ने की थी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है 1837 ईसा पूर्व जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा गया है इसके उत्कीर्णकर्ता चापड़ या कापड़ थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अभिलेखों का विषय प्रशासनिक होता था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो अभिलेखों का जो विषय था ये किस प्रकार का था, तो प्रशासनिक होता था। तो ये भी पॉइंट आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। आइए हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है लेकिन अर्थ से संबंधित लेख रुमिनदेई अभिलेख हैं, जो कई नीति से संबंधित है, जिसमें अशोक लुम्बिनी यात्रा के समय भू राजस्व कर की दर को 1/6 भाग से घटाकर 1/8 भाग कर दिए थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ब्राह्मी लिपि के अभिलेख गुजरात से प्राप्त होते हैं तथा ग्रीक व अरमाइक लिपि के अभिलेख कंधार व काबुल से तथा खरोठी के शहबाज गढ़ी मानसेहरा यानी पाकिस्तान से प्राप्त होता है।
उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अभिलेखों की लिपियाँ। तो अभिलेखों की लिपि आप लोग देखिएगा, ब्राह्मी लिपि जो है भारत में है और खरोठी लिपि पाकिस्तान में है, ग्रीक लिपि अफगानिस्तान में देखने को मिला और अरमाइक लिपि जो है अफगानिस्तान में ही देखने को मिला था। इसका शिलालेख या अभिलेख हम लोग कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर अभिलेख आप लोग ये अभिलेख और अभिलेख पर लिखा गया जो लिपि था, ये कहाँ पर लिखा गया था, किस अभिलेख पर लिखा गया था, उसका इस एक साइड में निर्देश दिया गया है और एक साइड में उस लिपि का नाम लिखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा। तो ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं और खरोठी लिपि दाएं से बाएं लिखे जाते थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है द्विभाषीय अभिलेख होते हैं जिसमें दो लिपियां सम्मिलित होती है, जिसमें गंधार से सार ए कुना अभिलेख प्राप्त हुआ जो ग्रीक व अरमाइक मिश्रित लिपि में अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लेख का नाम लिखा गया है और यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बताया गया लेख में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो 3 लेख पढ़ना है, जिसका पहला लेख हो जाएगा शिलालेख, उसके बाद स्तंभ लेख और तीसरा जो हो जाएगा गुहा लेख। शिलालेख में भी हम लोग को 2 पॉइंट देखना है, जिसमें एक देखना है बृहत शिलालेख और दूसरा हो जाएगा लघु शिलालेख। स्तंभ लेख में भी हम लोग 2 देखेंगे, बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सभी पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। अशोक ने 8 स्थानों पर बृहत शिलालेख लगवाए जिनकी संख्या टोटल 14 है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, एक नज़र में आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा, अदरवाइज ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है साहबाजगढ़ी में पाकिस्तान में जो स्थित है, यहाँ पर जो है साहबगाड़ी क्या है तो बृहद शिलालेख है। उसके बाद मानसेहरा कहाँ है, पाकिस्तान में है। उसके बाद कालसी भी कहाँ है तो देहरादून उत्तराखंड में है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहाँ पर है तो गुजरात में है। धौली अभिलेख कहाँ है, उड़ीसा में है। जोगढ़ अभिलेख कहाँ है, उड़ीसा में है। सोपारा अभिलेख कहाँ है, महाराष्ट्र थाने में है। और उसके बाद आता है एरिंगुड़ी अभिलेख कहाँ है तो आप लोग कहिएगा आंध्र प्रदेश कुरनूल में ये स्थित है। तो ये सभी क्या है तो ये सभी शिलालेख का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। अशोक के शिलालेख और उनके विषय। तो यहाँ पर देखिएगा शिलालेख लिखा गया और यहाँ पर विषय लिखा गया है। पहला शिलालेख में पशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा शिलालेख में मनुष्य और पशु चिकित्सालयों का निर्माण करवाया गया और लोक कल्याणकारी कार्य किए गए थे। तीसरा शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि राजुक या रज्जुक की नियुक्ति की तथा राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह भी किया गया था। चौथा अभिलेख से हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है कि भेरी घोष या रणघोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। और 5वां शिलालेख से मिलता है कि धम महामंत्रों की नियुक्ति की गई। छठा शिलालेख से हमें प्राप्त होता है कि प्रतिवेदकों को आदेश दिया और प्रशासनिक सुधार किए गए। और 7वां शिलालेख से हमें प्राप्त होता है कि धर्म यात्राओं का विवरण इसमें जिक्र किया गया है। और 8वां शिलालेख से प्राप्त होता है कि जो है आखेड़ यात्रा के स्थान पर धर्म यात्रा का प्रतिपादन किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसी प्रकार अगला शिलालेख आता है 9वां शिलालेख। इसमें मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण प्रारंभ किया गया और सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख इसमें देखने को मिला। उसी प्रकार हम लोग को देखना है 10वां शिलालेख। तो इसमें धर्म की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया गया और राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, ये बात यहाँ पर बतलाया गया। उसके बाद 11वां शिलालेख में देखिएगा तो धर्म की कामना और धर्म दान नीति यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला। और 12वीं शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख देखने को मिला। और 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। 5 सीमांतीय यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख यहाँ पर मिलता है जिस उसने विदेश में धर्म प्रचारकों को भेजा और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात बताई जाती है 13वां शिलालेख में है। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आता है 14वां शिलालेख। तो इसमें बताया गया है पहले 13 अभिलेखों का पुनर्वलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया था इस अभिलेख के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं समझते हैं यहाँ से।
1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा वीडियो को जांच लेता हूं क्या ये प्रॉपर तरीके से जो है ओबीएस में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पता चला कि हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू क्लास लेते जा रहे हैं और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो फिर से हमको क्या करना पड़ जाएगा, क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर साउंड जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर जो है वीडियो का कैप्चा भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है। चलिए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है, नोट में यहाँ पर बताया गया है, पृथक कलिंग प्रज्ञापन अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन धौली व जोगढ़ के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अशोक ने 11वें व 12वें व 13वें शिलालेख में बदलाव किया है, इसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको ताकि जो है आप लोग को फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। अगला पॉइंट आता है अशोक के लघु शिलालेख। तो अशोक के छोटा छोटा शिलालेख हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अशोक के लघु शिलालेख जो है 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या जो है निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ऐसा है जो निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर लघु जो शिलालेख है यहाँ पर बहुत है, जिसका गिनना जो है संभव नहीं है। जिसमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख जो है वो सनाती है। ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद अशोक के मास्की गुर्जरा नेतुर उदय गोलम लेख में अशोक का नाम अशोक जो है मिलता है। तो ये पॉइंट जो जरूर आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है भाबरू शिलालेख जो कोटपुतली बहरोड़ के बैराठ यानी विराट नगर में बीजक की पहाड़ी में भीम डूगरी पर स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, चलिए आगे के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन वट ने की, जिसमें अशोक का नाम मगधाधिराज लिखा हुआ मिलता है। भाबरू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। मगधाधिराज किस अभिलेख में ये देखने को मिलता है, इस नाम का जिक्र किस अभिलेख में है, तो आप लोग कहिएगा भाबरू शिलालेख में है। तो भाबरू शिलालेख आप लोग याद रखिएगा, इसमें ही मगधाधिराज का नाम जो है जिक्र देखने को मिलता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, जिसकी खोज 1915 में विडेन ने की। अगला पॉइंट है, अशोक स्तंभ लेखों में बृहत स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले, यानी इनकी संख्या तो 6 हैं पर जो है 7 लेख मिलते हैं। पहले हम देखिएगा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो इसमें क्या होता है, मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिले में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया, एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला जो आता है दिल्ली मेरठ। तो दिल्ली मेरठ में जो है इसमें बताया गया मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया और इसे शिकार ए कुश महल में रखवाया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख बिहार में है तथा इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। उसके बाद अगला जो आता है अभिलेख, यहाँ पर देखिएगा लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में ये स्थित है। उसके बाद रामपुरवा अभिलेख भी बिहार में ही है और प्रयाग प्रशास्ति अभिलेख यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर बहुत से लेख लिखे गए हैं, जिसमें रानी का लेख समुद्र गुप्त की जो है प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसमें अकबर व बीरबल का लेख भी उत्कीर्ण है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणाएं मिलती है। यहाँ पर देखिएगा सांची का स्तूप जो ये मध्य प्रदेश में आप सभी लोग जाते हैं, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। लेख में संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राजाभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
आइए इसी प्रकार हम लोग आगे के पॉइंट को भी यहाँ पर कवर करते चलते हैं। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि माफ कर दिया। वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने एक नई शैली को विकसित किया और गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कर्ण गुफा, सुदामा, चौपार तथा विश्व झोपड़ी गुफा थी। आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी गई है। अगला पॉइंट है, अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया था तथा बराबर की पहाड़ी पर दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा भी बनवाई। अगला पॉइंट है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप निर्माण किया था। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए और 9वें में उनके पात्र। तो ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अशोक के अनुसार यानी बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। आप लोग इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था और शास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, कवर करते हैं लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है मौर्यकालीन उच्चाधिकारी तीर्थ। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट को। यहाँ पर तीर्थ लिखा गया है, यहाँ पर संबंधित विभाग लिखा गया है। तो प्रधानमंत्री और पुरोहित से संबंधित कौन से जो है विभाग हो जाएगा, तो ये प्रमुख धर्माधिकारी विभाग था। सेनापति से संबंधित कौन सा विभाग हो जाएगा, सॉरी सेनापति, यहाँ पर तीर्थ लिखा गया है और इधर जो है संबंधित विभाग लिखा गया है। तो सेनापति जो है किस विभाग से संबंधित है, तो आप लोग कहिएगा युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज जो है किस विभाग का से संबंधित था, तो राजा का उत्तराधिकारी था। प्रशासता ये जो है राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी था। सहमाकर्ता कौन था, तो सहमाकर्ता ये कौन था, तो आप लोग कहिएगा ये राजस्व विभाग का प्रधान होता था। उसके बाद नायक ये किस सेक्टर से संबंधित था, तो आप लोग कहिएगा सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था। प्रदेष्ट्री ये कौन था, तो ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था यानी कमिश्नर था। उसके बाद सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष था और व्यवहारिक ये कौन था, तो ये नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। और दंडपाल ये पुलिस अधिकारी होता था। और कर्मांतिक ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। और अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। और दुर्गापाल ये राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष हुआ करता था। और नागरकर ये कौन होता था, तो ये नगर कोतवाल या नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोवारिक ये कौन होता था, तो राजमहलों की देखरेख करने वाला व्यक्ति होता था। और आटविक ये कौन होता था, तो वन विभाग का प्रधान होता था। अंतवेदिक ये कौन होता था, तो अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। और मंत्री परिषदाध्यक्ष ये कौन होता था, तो परिषद का अध्यक्ष होता था। तो ये जो नाम से जाना जाता था ये किस सेक्टर से संबंधित है, सारा पॉइंट मैं आप लोग को बता दिया हूँ। एक बार अपने से इसको पढ़कर प्रयास करिएगा याद करने का। इसका PDF मैं आप लोगों को कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका कंप्लीट PDF यानी कहने का मतलब कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का जितना पॉइंट है इस बुक में, जितना भी पॉइंट लिखा गया है सभी को आप लोग को एक PDF में देखने को मिलेगा। तो प्राचीन इतिहास का अलग करेंगे, मॉडर्न इतिहास का यानी मध्यकालीन इतिहास का अलग हम लोग करेंगे, और उसके बाद आधुनिक इतिहास का अलग PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ये तीनों खत्म हो जाएगा तो कंप्लीट इतिहास का आप लोग को PDF मिल जाएगा। तो ये PDF कहाँ मिलेगा, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिविजन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। और शास्त्र में 16 अध्यक्षों का उल्लेख है, जो कि मैं आप लोग को बतला दिया हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अर्थशास्त्र में प्रमुख 4 व्यापारिक राजमार्गों का भी वर्णन है। कौटिल्य बताते हैं कि
उत्तरापथ की अपेक्षा दक्षिणापथ अधिक महत्वपूर्ण थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 की गई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रांतों का शासन राजवंशीय यानी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर मौर्य प्रांत लिखा गया और यहाँ पर राजधानी लिखा गया है। तो उत्तरापथ का राजधानी कहाँ होता था? तो तक्षशिला। दक्षिणापथ का राजधानी सुवर्णगिरी और यहाँ पर तीसरा में देखिएगा तो अवंती राष्ट्र का उज्जैनी और कलिंग का जो है तोसली और प्राची का ये पाटलिपुत्र होता था राजधानी। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषय पति के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये सभी पॉइंट को आप लोगों को क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। अब आगे ये यहाँ पर लिखा गया है नगरीय प्रशासनिक समिति व उसके कार्य। तो नगरीय प्रशासन समिति और उसके कार्य से संबंधित जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है सभी पॉइंट को हम लोग याद करेंगे। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है समिति और एक तरफ लिखा गया है कार्य। तो कौन सा समिति का जो है क्या कार्य था ये सभी पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। तो प्रथम समिति में ये उद्योग शिल्पों के लिए बनाया गया था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल के लिए बनाया गया था। तीसरा जो समिति था ये जन्म मरण से संबंधित था। चतुर्थ समिति जो था ये व्यापार वाणिज्य के लिए बनाया गया था। पांचवा जो समिति था ये वस्तुओं के विक्रय से संबंधित था। छठा समिति जो था ये बिक्री का कर से संबंधित था। ये सभी पॉइंट आप लोग क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है विक्रय कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। एग्रोनोमाई मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी था। सैन्य व्यवस्था में मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अगला पॉइंट है सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अनंतपाल कहलाता था और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में यहाँ पर 6 लाख पैदल सिपाही, 3 लाख घुड़सवार और 9,000 हाथी से थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे कि सैन्य समिति और उसके कार्य क्या क्या था, यानी कौन सा समिति का क्या क्या कार्य यहाँ पर बतलाया गया था। सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं गला को फ्रेश कर लेता हूँ, तब तक आप लोग इस डायग्राम को समझिए। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। चलिए ठीक है, ऑल क्लियर, सभी लोग पढ़िए इसको। तो चलिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि सैन्य समिति और उनका कार्य क्या क्या यहाँ पर बतलाया गया है। तो प्रथम समिति में देखिएगा ये जल सेना का निरीक्षण करने वाला समिति बनाया गया था। दूसरा जो समिति था ये जो है यातायात एवं रसद सामग्री का निरीक्षण करता था। तीसरा समिति जो बनाया गया था ये पैदल सेना का निरीक्षण कर रहा था। चौथा जो समिति था अश्व सेना का निरीक्षण कर रहा था। पंचम जो समिति था गज सेना का निरीक्षण कर रहा था। और जो है छठा जो समिति था ये रथ सेना का निरीक्षण कर रहा था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। वो पहला कौन सा था? तो दार्शनिक, और दूसरा व्यापारिक, तीसरा किसान, चौथा कारीगर या चरवाह। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 5वां जो था ये सैनिक था। छठा मंत्री व परामर्शदाता और चौथा जो था ये गुप्तचर था। ये सभी जो है आप लोगों को नाम याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। 7 वर्ग का नाम आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इस 7 वर्ग का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था तथा
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अगला पॉइंट है, मौर्य शासन में पुरुषों के साथ महिला अंग रक्षक भी होती थी और शास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है, सरकारी भूमि को सती भूमि कहा जाता था। बिना वर्ष के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, एरियन ने गुप्तचरों को जो है ओवरसियर तथा अस्ट्रोबो ने इंस्पेक्टर कहा है। गुप्तचर विभाग एक पृथक आमत्य के अधीन रखा गया जिसे महात्य महात्य सर्प कहा गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ऐसा ऐसा एक दो वर्ड आ जाता है जिसको बोलने के लिए मेरा जीभ जो है लटपटा जाता है, तो अपने से पढ़कर समझ लीजिएगा, क्योंकि सब वर्ड जो है हमारे मुंह से फ्रेश नहीं निकलता है। आप लोग कहिएगा कि आपको पढ़ने नहीं आता, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, बस सही बोला ही नहीं पाता है। चलिए कोई नहीं, आप लोग उतना समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, समाज में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। अगला पॉइंट है, संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायतः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। अगला पॉइंट है, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा तथा भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए थे। मौर्यकालीन अर्थशास्त्र में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी और मौर्य शासन में 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी, जिसमें धर्मस्थीय व्यवस्था एवं दूसरा जो था ये कंटक शोधन न्यायालय थे। तो ये सभी पॉइंट आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला पॉइंट आता है, राजू को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज्य न्यायाधीष कहते थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से एक नया जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी नया यहाँ से एक पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 18 नंबर पर पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर काल के मौर्योत्तर काल से संबंधित हम लोग को कौन कौन से वंश देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आएगा शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक वंश, उसके बाद शक वंश और उसके बाद कुषाण वंश हम लोग को देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है संगम काल में हम लोग चेर वंश देखेंगे, चोल वंश देखेंगे और पांड्य वंश देखेंगे। इतना देखने के बाद हमारा जो है क्या समाप्त हो जाएगा, तो मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन रिवीजन करते हैं। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप लोग का भी फर्ज होता है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है उनके पास जो है आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपका कर्तव्य बनता है, इतना तो बनता है। यदि मैं आप लोग को इतना देरी से लाइन बाय लाइन रिविजन करा रहा हूँ और पूरा टारगेट रखा हूँ बुक को पूरा कवर करा दूँ, तो इतना आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि क्या फ़र्ज बनता है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। पूरा कहने का मतलब आप लोग का एक ही कार्य दिया जाता है कि आप लोग चाहे कहीं भी सोशल मीडिया जो है अकाउंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया से जुड़े हुए वहाँ पर आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी साथी आप लोग की तरह इस बुक को रिवीजन कर सके। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यू तरीके से। तो आप लोग पढ़िए, उसके बाद मैं थोड़ा देरी बाद मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। बस आप लोगों से आधा मिनट का समय लेने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाऊंगा कि मोटिवेशन के लिए। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि काला लड़कियां और बेरोजगार लड़का को ये दुनिया किस नज़र से देखती है, आप सभी लोग समझते भी हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उस सेक्टर में पूरा जो है बेहतरीन
प्रदर्शन अपना निभाइए और अभी आप लोग मेहनत करिए, उसका जो है फल आप लोग को देखने को मिलेगा। यदि आप लोग कामयाब हो जाते हैं तो जो आज से पहले यानी जब आप लोग बेरोजगार थे, जो आपके पटीदार या आपके हित नेता आपका मजाक उड़ा रहे थे, वही बोलेंगे कि नहीं ये हमारे हितई का छात्र है, हमारे हितई का ये लड़का है जो इस पोस्ट पर है। तो आप लोगों को जो है आप लोग सक्सेस होइएगा तभी आप लोग के पीछे जमाना खड़ा रहेगा, अदरवाइज सक्सेस नहीं होइएगा तो आपको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आपका रिश्तेदार तो छोड़िए, आपके घर के लोग ही आपको भाव नहीं देंगे, तो ये तो सभी लोग जानते भी हैं। तो उसके लिए आप लोग को अभी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत आप लोग जो है आप लोग का पढ़ने का मौका मिला है तो आप लोग मेहनत जो है ज़रूर करिएगा। एक ना एक सीट ज़रूर आप लोग पक्का करिएगा, चाहे आप लोग कहाँ पर भी तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसी बात को जो है ख़त्म करके आगे के सेशन को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है सुगवंश। सुगवंश का कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा 185 ईसा पूर्व से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 75 ईसा पूर्व आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा गया वाण्य भट्ट की हर्षचरित्र के अनुसार पुष्पमित्र शुंग के अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या कर दी। पुष्पमित्र शुंग वंश का संस्थापक पुष्पमित्र 184 ईसा पूर्व में बना था और यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया और बौद्ध साहित्य में पुष्पमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के कुटुम्बराम बिहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया था। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा गया है दिव्य वादन के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को जो है तुड़वा दिया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट नोट में करके बताया गया है इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः सुग और उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इसके पूर्वज मौर्य की सेवा में थे सेनापति के रूप में। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, सेना में थे यानी सेनापति के रूप में रहते थे। अगला पॉइंट देखिएगा पुष्पमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। पतंजलि के अश्वमेघ यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। सुगवंश के समय इंडो ग्रीक यानी यवनो शासक मिनांडर ने आक्रमण किया, जिसको पुष्पमित्र ने पराजित किया, जिसकी जानकारी गागी संहिता से मिलती है। पतंजलि के पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, एक हो जाता है योग सूत्र और दूसरा हो जाता है योग दर्शन। तो एक योग सूत्र और दूसरा योग दर्शन, दोनों पुस्तक का नाम याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा महाभाष्य जो है जाएगा ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टिका हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं भागवरद के बारे में। तो भागभद्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सुग वंश का 9वां शासक था। इसके दरबार में इंडो ग्रीक शासक एंटियोल किटास का दूत हेलियोडोरस आया था तथा इसने भगवत धर्म को स्वीकार किया। हेलियोडोरस ने विदिशा के वेशनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिएगा तो देवभूमि। तो देवभूमि सुग वंश का अंतिम शासक था। इस समय सुग वंश की राजधानी विदिशा था। सांची स्तूप का विस्तार भी इन्हीं के समय में हुआ था। सांची स्तूप का भी विस्तार भी इन्हीं के समय में हुआ था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुमित्र जो है कौरव यानी वासुदेव ने कर दी थी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, उसके बाद नया एक वंश स्टार्ट होता है। ये क्या हो जाएगा, कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव कौरव थे और कौरव वंश के अंतिम शासक आप लोग याद रखिएगा सुशर्मा थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कौरव वंश से संबंधित आप लोग 2 ही पॉइंट याद रखिएगा। कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव कौरव थे और कौरव देश का अंतिम शासक सुशर्मा थे। उसके बाद हम लोग अगला वंश देखेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की। सिमुक ने कौरव वंश की अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। यह एक मात्र सत्तात्मक समाज वंश था, क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन होता था। जैसे आज हमारा जो देश है ये प्रीत सत्तात्मक देश है, यानी हमारा जो पहचान है ये पिता के नाम से पहचान होता है। उसी प्रकार ये जो वंश था ये कौन सा वंश था, तो ये मात्र सत्तात्मक वंश था, यानी माँ के नाम से हमारा जो है परिचय होता था उस समय पर। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सतकर्णी फर्स्ट इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी नागरनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। गाथा सतपसती की रचना सतवाहन नरेश हाल ने ही की थी। यह प्राकृत भाषा का ग्रंथ था। सतवाहन नरेश हाल साहित्यकार एवं एक कवि भी थे। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ्य भी थे। इन्होंने बृहत कथा की रचना की। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन को। उसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने वेणु कट्टक स्वामी की उपाधि धारण की। सतवाहनों ने अधिकांशतः शीशे के सिक्के चलाए। सतवाहन शीशे का जो है आयात रोम से करते थे। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, आप लोगों से पूछता है एग्जामिनर कि सिक्के का जो है शीशे का सिक्का किस वंश के द्वारा चलाया गया था। तो आप लोग बताइएगा सातवाहन वंश के द्वारा शीशे का सिक्का चलाया गया था। तो ये पॉइंट जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये शीशा आता कहाँ से था, तो आप लोग कहिएगा ये शीशा रोम से आता था। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे करसापण कहा जाता था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर सातवाहन वंश में तांबे और चांदी का भी सिक्का का प्रयोग होता था। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया। सातवाहनों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया। सातवाहनों ने अमरावती व नागार्जुनकोंडा के स्तूपों का निर्माण, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा काल्य के चैत्य का निर्माण करवाया था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता था। यज्ञ श्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र मेंशन किया हुआ था। तो आप लोग को बतलाइएगा सतकर्णी के सिक्कों पर, जो सतकर्णी के द्वारा चलाया गया था। अब आता है एक नया जो है पॉइंट और आता है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये क्या है, तो विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। तो कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत पर आक्रमण किए थे और भारत में आए थे, तो उसको हम लोग एक बार जो है याद करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा एक बात आप लोग को जो है थोड़ा सा इस पेज को देख लेता हूँ ताकि ये आइडिया लग सके कि अभी हम लोग को कितना पढ़ना है। अभी हम लोग को बहुत पढ़ना है, बट पढ़ेंगे देखेंगे अभी कहाँ तक हम लोग पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके संख्या पर यह निर्भर करता है कि आप लोग कहाँ तक हमारा साथ देते हैं। अदरवाइज मैं वहाँ तक तो आप लोग को ज़रूर पढ़ाऊँगा। हो सकता है कि इस सेशन को हम लोग को दो भागों में पढ़ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं इस बुक को ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग को 1% भी नहीं घबराना है। मैं इस बुक को लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडो ग्रीक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है, विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का क्रम जो है यहाँ पर लिखा गया है, हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिएगा लिखा गया है, बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। यूनानी वंश की 2 शाखाएं थी। कौन कौन सा था, तो एक था यूथेमेडस और दूसरा तो जो था यूक्रेटाइडस था। उसके बाद देखिएगा लिखा गया है, यूथेमेडस शाखा के संस्थापक डेमीट्रियस थे। यह प्राचीन शाखा है। इसकी राजधानी साकल का सयालकोट थी। अगला पॉइंट है यहाँ पर जो विदेशी नाम है तो थोड़ा बहुत हम लोग को अटपटा नाम लगेगा, बट हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको शुद्ध तरीके से पढ़ा जाए। ड्रेमेटियस ने अपने पिता की स्मृति में यूडीमेडिया नामक जो है नगर बसाया।
मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मीनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो है वार्तालाप का संकलन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, यूक्रेटाइडस को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षण कहा गया है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानी ने ही जारी किए थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। जिस प्रकार से आप लोगों से पूछा गया था कि शीशे का सिक्का किस वंश ने चलाया था, तो आप लोग बतलाए थे कौन सा वंश था। आप लोग जल्दी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और अभी आप लोग को याद रखना है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किस वंश के द्वारा चलाया गया था। ये सभी पॉइंट आप लोग को क्या करना है, हर हाल में याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, सिक्कों पर राजाओं के चित्र तथा तिथि लेखन की परिपाटी को यूनानियों ने शुरू किया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि सोने का सिक्का यूनानियों के द्वारा चलाया गया था, और उस सिक्का पर क्या किया गया था, तो राजाओं के चित्र तथा तिथि को जो है लिखा गया था। तो ये पॉइंट जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो राजाओं का चित्र और सिक्कों पर तिथि का मेंशन किसने किया था, तो आप लोग बताइएगा यूनानियों के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। सॉरी, चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलनेस्टिक कला से परिचित कराया, जिसमें बाद में भारत में गांधार शैली का रूप लिया। अगला पॉइंट देखिएगा, नोट में यहाँ पर लिखा गया है, गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा यूनान का ऋणी रहेगा। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ लिखा गया है, तो गार्गी संहिता में लिखा गया है। अगला पॉइंट आता है, सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ हुआ। तो सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ हुआ। भारतीय नाट्य कला मतलब कि भारतीय नाटकों पर यूनानी का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा जाता था। और यहाँ पर नोट में देखिएगा लिखा गया, यूनानी भारतीय मसालों से भी परिचित हुए और काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं शाक के बारे में। तो भारत में यूनानियों के बाद शाक आए और शाक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। शाक चारागाह की खोज में भारत आए थे। भारतीय साहित्य में इन्हें सिथियन कहा गया है और चीनी साहित्य में शकों को सई या वांग कहा जाता है। डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को 58 ईसा पूर्व पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों ने भारत में सत्ता यानी शासन के 5 केंद्रों की स्थापना की। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्र दामन प्रथम था और यह संस्कृत प्रेमी था। चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषता थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से एक नया संवत यानी विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। भारत में पहला पल्लव शासक माउस 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल था। पल्लवों का मूल स्थान ईरान में था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो पल्लवों का मूल स्थान ईरान में था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कुषाण के बारे में। तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कोडाफिसेस ने 15 ईस्वी में की। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले से थे। कुजुल कोडाफिसेस के बाद भीम कोडाफिसेस राजा बने तथा इन्होंने सोने व तांबे के सिक्के जारी किए। भीम कोडाफिसेस शिव का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तथा 78 ईस्वी में ही शक संवत आरंभ हुआ था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग क्या करिए, याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, याद करते हैं। यहाँ पर बताया गया कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी। कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार इसने
कश्मीर पर आक्रमण किया एवं वहां कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसने चौथी बौद्ध संगीति इसी के शासन काल में कुंडल वन यानी कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क के सिक्के ईरानी व यूनानी भाषा में थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। यह कनिष्क के राज कवि थे। अश्वघोष ने बुद्धचरित्र एवं सूत्रालंकार की रचना की। दैत्य शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया था। कनिष्क भारतीय का प्रथम शासक था जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। जितना भी मैं पॉइंट बतला रहा हूँ अपने मन में एक बार पढ़ते चलिएगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे पहले आप लोग को पढ़ने का प्रयास करना है। यदि आप लोग इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लेते हैं और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार अपने से पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए आप लोग को जो है इस बुक का 80% पॉइंट याद हो जाएगा। 20% के लिए आप लोग को एक बार दो बार और रिवीजन करना पड़ सकता है। अदरवाइज 80% आप लोग को जितना मैं बतला रहा हूँ उतना कर लेते हैं, उतना अपना लेते हैं तो ज़रूर आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग तो 1-2 दिन खूब मन लगा कर पढ़िएगा और जैसे ही 3-4 दिन बीतेगा आप लोग के पास जो है वही पुराना वाला जो है आदत धरा जाएगा। यानी आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तरसों पढ़ेंगे, ऐसे ही आप लोग टालते चलिएगा। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और ऐसा जो है हमारे साथ हर बार होता है। तो आप लोग को क्या करना है, एक शेड्यूल बनाना है, एक आप लोग को टारगेट सेट करना है कि हमको आज इतना पेज पढ़ जाना है। आज हमको पूरा प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर देना है इस बुक के पीडीएफ के माध्यम से। आज हमको जो है मध्यकालीन भारत को ख़त्म कर देना है। इस प्रकार से आप लोग टारगेट बनाते हैं तो ज़रूर आप लोग इस बुक को एक पॉइंट रट जाइएगा। तो चलिए हम लोग इसी बात से आगे के पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, भारत का कांट मिल्टन वाल्टेयर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है। भारत में गंधार शैली का प्रचलन कुषाण वंश ने किया। इसे इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा तथा नागार्जुन एक दार्शनिक भी थे और शून्यवाद का प्रतिपादक किया था। अगला पॉइंट है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कनिष्क का राजवैद्य चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जो विश्वकोश कहलाता था। अगला पॉइंट है, विभाषा शास्त्र की रचना वासुमित्र ने की और बौद्ध धर्म की जो विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव शैव जो है ये मता यूनानी था। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर नोट में यहाँ पर लिखा गया है, कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की थी। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अगला पॉइंट आता है, कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। कुषाण साम्राज्य में मांगों पर जो है सुरक्षा का प्रबंध था, जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वालों शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। इस समय वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार कला के अंतर्गत हुआ तथा गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, कनिष्क के काल में मथुरा शैली का भी विकास हुआ तथा मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है, भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सुग वंश के बारे में, सॉरी संगम युग के बारे में, सुग वंश बोल दिया। संगम वंश के बारे में हम लोग संगम युग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम लोग क्लास जो है लगातार कंटिन्यू ले रहे हैं, इसके वजह से थोड़ा सा
यहाँ पर जो बोली फंस रहा है, अदरवाइज मैं यहाँ पर गला प्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग संगम युग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा यानी परिषद या संघ या मंडली। इसका समय काल जो है पहली से तीसरी शताब्दी है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, नोट में लिखा गया है रामशरण शर्मा के अनुसार संगम काल तीसरी से छठी ईस्वी है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा गया है तमिल साहित्यों का संकलन करने के उद्देश्य से संगमों का आयोजन किया गया। वे पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। यहाँ पर नोट में देखिएगा लिखा गया संगम साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण के 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल तथा चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम संगम स्थान जो है ये मदुरई हो जाएगा और अध्यक्षता जो हो जाएगा ये ऋषि अगस्त्य हो जाएगा, अगस्त्य। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है नवासी पांड्य राजाओं का संरक्षण भाग लेने वाले 549 संस्थान और 7 कवि 4499 लेखक थे। इस संगम की एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। अगस्त्य ऋषि एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को वैदिक परंपरा को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय जाता है। द्वितीय संगम स्थान जो है ये कहाँ पर था, तो कपाटपुरम में हो जाएगा। वर्तमान में जो है वर्तमान अलवय समुद्र में विलय हो गया है। इस संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि और इनकी मृत्यु के पश्चात तोलकापियर कार्यकारी अध्यक्ष बना। 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य 3700 कवि और 3700 क्या थे तो वर्ष तक चला। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है यह ग्रंथ तोलकापियम की रचना तोलकापियर ने की, जो एक तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। इनके 3 भाग थे। ये कौन कौन सा था तो आप लोग कहिएगा। इलुत्तु वर्ण विचार के लिए था, सोल जो था वाक्य विचार, और पारुल जो था ये वस्तु था। यहाँ पर देखिएगा तृतीय संगम जो हुआ था स्थान जो हो जाएगा ये उत्तरी मदुरई हो जाएगा। इसका अध्यक्षता जो हो जाएगा ये नकीर ने किया था और इसमें 59 पांड्य राजा, 59 स्थान और 449 कवि थे। 1850 वर्ष तक ये चला था और इस संगम की पुस्तक के वरी वरेसे पदितुपत परिपादल आदि था। तृतीय संगम में जैन बौद्ध हिंदू तीनों संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया था। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा लेखक का नाम बताया गया है, यहाँ पर पुस्तक का नाम बताया गया है। तो यहाँ पर इलांगो आडिगल के द्वारा लिखा गया पुस्तक में देखिएगा तो शिल्प पदिकारम में जो है इसमें 30 सर्ग इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी लिखा गया है इसमें। उस प्रकार अगला बुक देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है। अगला जो राइटर है इनका नाम जो है सिथलाई सत्यनारायण है और ये जो है इनके द्वारा लिखा गया बुक मणि मेकलय है। इसमें जो है ये सभी बात को बताया गया है, आप लोग याद रखिएगा। मणि माधवी व कोवलन की पुत्री थी। इसमें राजकुमार उदय कुमार व मणि मेखले की प्रेम कहानियाँ मिलती है। उसका तीसरा नंबर पर देखिएगा जो राइटर हो जाएंगे ये हो जाएंगे तिरुतकदेवर। तिरुतकदेवर ये कौन थे तो ये जैन शिक्षु थे। यहाँ पर इनका जो बुक हो जाएगा जीवक चिंतामणि हो जाएगा। तो जीवक चिंतामणि हो जाएगा। इसमें जीवक ने 8 विवाह किए और अंत में साधु बन गए। इससे विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला राइटर का नाम आता है तिरुवल्लुवर। तो तिरुवल्लुवर
ये जो है त्रिकुलर बुक लिखे थे। और अगला जो नाम आता है तोलकापियर आता है, और ये जो है इसके द्वारा ये बुक को लिखा गया था, यानी तोलकापियम बुक को लिखा गया था। और उसके बाद अगला नाम आता है रुद्र संवरण आता है, और इनके द्वारा लिखा गया है। अहना नूर लिखा गया है। उसके बाद अगला बुक का नाम जो आता है ये आता है तिरुवल्लुवर, और इसके द्वारा लिखा गया है कुराल। ये सही पॉइंट याद रखिएगा। यह तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीतिक और आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग याद करते हैं जिस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है संगम साहित्य के काव्य को दो भागों में बांटा गया है, अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया है संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के तीन राज्यों चेर, चोल तथा पांड्य का उल्लेख प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम में चेर, उत्तर पूर्व में चोल तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। अगला पॉइंट है चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह जो है धनुष था। इसने एक बड़ी पाकशाला का निर्माण करवाया था तथा महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं का भोज करवाया। नेदुर 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 जरेल ने परमदेव को अपनी राजधानी बनाया और उनके यवन व्यापारियों को कैद कर लिया और बड़ी धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल किया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सेनगुट्टवन को लाल चेर भी कहा जाता है। इसने अधिराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कली वलावन सेम्बिदास जैसे नाम प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेनार तथा वेलारू नदियों के मध्य स्थित था। संगम काल के राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। चोल का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल की राजधानी उरैयूर तथा तंजावुर बनी और करिकाल चोल शासकों में सबसे महान शासक था। इसका शाब्दिक अर्थ है जले हुए पैरों वाला। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसने चोलों की तटीय राजधानी आधुनिक कावेरी पट्टनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। करिकाल के पेरू नांदुनुपादे ग्रंथ में संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है करिकाल वैदिक धर्म अनुयायी था। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य पर हेराकल की पुत्री का शासन था और वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को याद करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी तथा इसका प्रतीक चिन्ह कार्य यानी मछली थी। पांड्यों की कार्प थी, कार्य नहीं कार्प थी, मछली थी। पांड्यों का उल्लेख रामायण व महाभारत काल में भी मिलता है। वेगी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से पूछेगा कि पांड्यों की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, तो आप लोग बताइएगा वेगी नदी थी। संगम काल की प्रमुख फसलें जो हो जाएगा ये गन्ना, धान एवं रागी हो जाएगा। संगम में चावल मुख्य जो है खाद्यान्न था। संगम काल की राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था, जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता था। राजा का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा यानी मनरम होता था। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था जिसे पेरुनल कहते थे। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भूमि कर राजस्व का प्रमुख साधन था। भू राजस्व दर उत्पादन का 1/6 भाग था। ये सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगले यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया है राजस्व से संबंधित जो है शब्दावली। यहाँ पर लिखा गया है सभी पॉइंट को आप लोग क्या करिएगा, एक एक करके समझिएगा।
तो चलिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राजस्व से संबंधित शब्दावली। यहाँ पर लिखा गया है कदमय या पांडु। तो यहाँ पर राजा को अदा किए जाने वाला भूमि कर था। उसके बाद आ जाता है ये देखिएगा माया वेली। तो माया वेली ये क्या था, तो भूमि की दो प्रसिद्ध माप था। और उसके बाद आता है उल्गू या संगम। तो ये चुंगी एवं सीमा शुल्क था। और इसके बाद आ जाता है इक्खे। ये जो है अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाला कर था। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर नोट डाउन में देखिएगा लिखा गया है कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वरीय वरीयम वारी थी। इसका अर्थ कर था। तो ये सभी पॉइंट को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं संगमकालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिकों होते थे तथा चतुरंगिणी होती थी जो अश्व गज रथ तथा पैदल सिपाही सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनाडी का उपाधि दी जाती थी। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा संगमकालीन समाज। तो संगमकालीन समाज यानी देखिएगा ऑर्डनर जो है ये ब्रह्मा वर्ग के लोगों को कहा जाता था। और सर जो है ये शासक वर्ग के लोगों को कहा जाता था। और वेगिनर जो है ये व्यापारी वर्ग के लोग आ जाते थे। और बेलाल ये कृषक वर्ग के लोग आ जाते थे इसके अंतर्गत। तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता था। इस काल में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो उस समय जो ब्राह्मण थे ये मांस भी खाते थे और ताड़ी भी पीते थे और बुरा भी नहीं माना जाता था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के समय में तो कोई पी लेगा तो कहा जाएगा, क्या कहेगा, तो उसको कहा जाएगा कि ये पंडित होकर ये मुर्गा खा रहा है, दारू पी रहा है, ये सब कहा जाएगा। अदरवाइज उस समय उसको कुछ नहीं कहा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है अरिकमेडु व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तथा चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को जो है पेडाके कहा गया है। सिंध से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाह का उल्लेख है। उसके बाद देखिएगा पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी यूनानी लेखक की पुस्तक से मिलती है। तो पेरियस ऑफ द एरियथियन सी यूनानी लेखक की पुस्तक से ये बात का जो है जिक्र मिलता है। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी जिन्हें पाणर या विडेलियर कहा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट आता है संगम काल में कृषक को वेलार तथा उनके प्रमुखों को वेलरी कहा जाता था। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग यानी कैडेसियर करते थे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एनियर शिकारियों की जाति थी। मुरमन यकी यवन लोगों के निवास स्थान को कहते हैं। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नोट डाउन में देखिएगा लिखा गया है सर्वप्रथम मानसून की खोज हिप्पोलस ने की थी। हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषदों में विभाजित था जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मंत्री। ये 4 हो जाएगा। दूसरा पुरोहित, पुरोहितर। सेना नायक, सेना नायक को सेनापतियार कहा जाता था। दूत या राजदूत को दूतार कहा जाता था। गुप्तचर को ओरार कहा जाता था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य को हम लोग कहाँ देखेंगे, तो गुप्त साम्राज्य को हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे क्योंकि आपका उस उपस्थिति भी दर्शा रहा है कि आप लोग कितने जो है एक्टिव है इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा जो है पॉइंट को क्या करेंगे, रिवीजन कर डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। एक बार मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज ये छोटा चैप्टर होगा तो मैं इसको भी निपटाने का प्रयास करूँगा।
ये जो है अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग कल के ही सेशन में निपटाएंगे। उसके बाद कल के सेशन में हम लोग पूरा पॉइंट को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग को पीडीएफ इसका डाउनलोड करना होगा तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर इसका पीडीएफ आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।